नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कुछ सालों से देश में एक अलग सा फैशन, एक अलग सा चलन हो गया है। चलन क्या है? आए दिन इस तरह के बयान दे देना कि देश में, भारत में अघोषित आपातकाल है, भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो गई है, मीडिया काम नहीं कर पा रहा। एक चलन हो गया, एक फैशन हो गया, अघोषित आपातकाल। अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ लोग इस शब्द का इस्तेमाल बार बार करते हैं। एक माहौल बनाने के लिए, एक नैरेटिव बनाने के लिए यह कहते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक हर जगह यह नैरेटिव जो है बनाया जाता है कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जो लोग यह कहते हैं कि भारत में अघोषित आपातकाल है, लोकतंत्र खतरे में है, क्या वो आपको यह बताते हैं कि भारत में सिर्फ एक बार 75 साल आजादी के इतिहास में सिर्फ एक बार भारत में आपातकाल लगा था? आपातकाल यानी कि सिर्फ एक बार भारत में असल इमरजेंसी लगी थी। सिर्फ एक बार भारत में नागरिक अधिकारों का दमन हुआ था। सिर्फ एक बार भारत में पत्रकारों का गला घोट दिया गया था। एक बार सिर्फ विपक्ष को जेलों में ठूस दिया गया था। और आज राहुल गांधी और कांग्रेस जो अघोषित आपातकाल का नारा लगाते हैं, उस वक्त 75 साल में, देश की आजादी के 75 साल में देश पर आपातकाल थोपने का गुनाह, पाप अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने किया है। और आज आपातकाल के उसी काल की बात होगी। हालांकि 48 साल हो गए हैं इस बात को, क्योंकि आपातकाल 25 और 26 जून की रात 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया था। लेकिन आज उस आपातकाल को, उस काल को जानना जरूरी है, खासकर उस पीढ़ी को जानना जरूरी है जो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि आपातकाल क्या है। सिर्फ फैशनेबल तौर पर, सिर्फ फैशन में आकर जुमला ठोक देना कि अघोषित आपातकाल है, उनको मालूम होना चाहिए कि असल आपातकाल क्या होता है। क्योंकि वो असल आपातकाल था जब विपक्ष को जेलों में ठूस दिया गया था। वो असल आपातकाल था। देश में 1,40,000 लोगों को जेल में इसलिए ठूस दिया गया था क्योंकि वो आपातकाल का, उस समय की सरकार का और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे। और इंदिरा गांधी ने आपातकाल क्यों लगाया? कांग्रेस ने आपातकाल क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि देश की एक अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव को बाकायदा यह कहकर निरस्त कर दिया था कि वो चुनाव गलत तरीके से जीता गया। तो ना अदालत, ना कानून, सब जेलों में ठूस दिया गया। ना अदालत का सिक्का चलता था, ना अदालत का कानून चलता था, ना किसी और के नागरिक अधिकार चलते थे। देश में सिर्फ एक कानून चलता था और वो कानून था आपातकाल का कानून, इंदिरा गांधी का कानून। इंदिरा गांधी और कांग्रेस जो कहती थी वही होता था। 1,40,000 लोगों को जेलों में ठूसा गया। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। अखबारों पर ताले लगा दिए गए। कोई अखबार, कोई पत्रिका बिना सरकार की इजाजत के एक लाइन नहीं छाप सकती थी। कोई टीवी चैनल था नहीं, मोबाइल थे नहीं। और जिन लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था, उनमें से उनके परिवारों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती थी। और यह माहौल वो था, यह दौर वो था कि जिसको उठाकर जेल में बंद कर दिया, उसके पास ऐसा कोई कानून नहीं था, कोई कानूनी दरवाजा नहीं था कि वो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे सके। प्रेग्नेंट महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं के पैरों में बेड़ियां डाली गईं। ऐसे नेता जो दिव्यांग थे, उनको थानों में बंद करके बुरी तरह से मारा गया। महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हाथों पर कुर्सियों के पाए रख दिए जाते
और उन कुर्सियों पर पुलिस वालों को बैठा दिया जाता। सिगरेट के बट से, जलती हुई सिगरेट के बट से जेलों में बंद लोगों को जलाया जाता था। यह वो दौर था जब किशोर कुमार के गाने भी बैन कर दिए गए थे। सोचिए आप किस हद तक देश में तानाशाही थी। किशोर कुमार, क्योंकि किशोर कुमार ने आपातकाल पर इंदिरा गांधी का, कांग्रेस का समर्थन करने से इनकार कर दिया, इसलिए किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए। आप देश में किशोर कुमार के गाने नहीं सुन सकते थे। यह था आपातकाल। लेकिन आज कितनी आसानी से कह दिया जाता है आज अघोषित आपातकाल है। तो आज दो टूक में उसी आपातकाल के काल की बात होगी, क्योंकि आज की पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि देश उस वक्त किन हालात से गुजरा था। आज अगर हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि तानाशाही, असल तानाशाही कैसी होती है, असल आपातकाल कैसे होता है और किस तरह से उस आपातकाल से देश संघर्ष करके निकला। दो टूक में आज यही बात होगी। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक रिपोर्ट देखिए। पच्चीस 26 जून 1975 की दरमियानी रात भारत में दमन के अभूतपूर्व दौर की शुरुआत हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। नतीजा देश के लोकतंत्र पर सबसे बदनुमा दाग लगा। अगले 21 महीने नागरिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया, सत्ता के खिलाफ बोलना अपराध हो गया, विरोधी जेलों में ठूस दिए गए। लोकतंत्र में बदलते जनमत से डरी इंदिरा जो भी कर रही थी कुछ भी संविधान के हिसाब से नहीं था। लोकतंत्र में जनता ही भगवान होती है, लेकिन इंदिरा गांधी ने खुद को लोकतंत्र का भगवान समझ लिया था। इस एकतरफा और निरंकुश आपातकाल के सहारे देश के सभी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों, सामाजिक शैक्षणिक संस्थाओं, समाचार पत्रों, पत्रकारों और राजनेताओं को काले कानून के शिकंजे में जकड़ दिया गया। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल DRI और मीसा जैसे सख्त कानूनों के तहत लोकनायक जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, समाजवादी नेता सुरेंद्र मोहन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। कांग्रेस में युवा तुर्क कहे जाने वाले रामधन, कृष्णकांत और चंद्रशेखर को भी कारागार में डाल दिया गया। अकेले बिहार से 2500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौर में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जेल की यातना झेली। लोकतंत्र पर यह ग्रहण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के तानाशाही चरित्र का प्रकटीकरण था। इन 21 महीनों के दौरान सिर्फ नागरिक अधिकार ही नहीं छीने गए, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता का भी गला घोंट दिया गया। यही नहीं, संजय गांधी के इशारे पर 327 पत्रकार जेल भेज दिए गए, 3800 से ज्यादा अखबार जब्त कर लिए गए, 290 अखबारों के सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए, 7 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को भारत से बाहर निकाल दिया गया, भारतीय प्रेस परिषद भंग कर दिया गया, PTI, UNI जैसी न्यूज एजेंसियों का विलय कर एक ही समाचार एजेंसी बनाई गई। सरकारी सेंसरशिप कमेटी समाचार माध्यमों के लिए कंटेंट तय करने लगी। तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इन आदेशों को मानने से इनकार किया तो उन्हें कैबिनेट से बाहर निकाल दिया गया। 4 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। संघ के भूमिगत नेतृत्व ने उस चुनौती को स्वीकार कर समस्त भारतीयों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया।
और राष्ट्रव्यापी अहिंसक आंदोलन के प्रयास में जुट गया। इस आंदोलन में भाग लेकर जेल जाने वाले सत्याग्रही स्वयं सेवकों की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा थी। इमरजेंसी के खिलाफ पूरा देश खड़ा था। यही वजह रही कि 21 महीने बाद लोकतंत्र फिर जीता, लेकिन इस जीत ने कांग्रेस पार्टी की चूल्हे हिला दी। 21 मार्च 1977 को आपातकाल खत्म हो गया, लेकिन अपने पीछे लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबक छोड़ गया। लोकतंत्र के सूरज को फिर कोई आपातकाल का ग्रहण न डस जाए, देश इन अनुभवों को याद रखे सबक के तौर पर। इसलिए इन्हीं अनुभवों को पीएम मोदी ने तब गुजराती भाषा में संघर्ष में गुजरात के नाम से कलमबद्ध किया था। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में, अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहक जाते हैं। आंदोलन थम गया, इमरजेंसी की काल रात्रि बीत गई, मां भारती के भाल पर लोकतंत्र का सूरज फिर से चमकने लगा। राष्ट्र निर्माण का एक और यज्ञ पूरा हुआ। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट होगी। आपातकाल का वो काल, इसी पर चर्चा होगी। मेरे साथ आज की डिबेट में, आज की चर्चा में फिलहाल 3 मेहमान जुड़े हैं। जल्दी से तीनों मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी जुड़े हैं। आरपी सिंह जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जो है प्रोफेसर अजनिवेश अवस्थी जी जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ ऋषि शंकर मिश्रा जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत जल्दी मेरे साथ कांग्रेस के नेता उदित राज जी भी जुड़ेंगे। लेकिन मैं आरपी सिंह जी आपसे शुरू करता हूँ। आरपी सिंह जी, आज जो है 26 जून 1975 वो दिन जब देश ने आपातकाल देखा था। कुछ लोग कहते हैं आज भी, खासकर कांग्रेस, राहुल गांधी आज भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसी तरह से है जैसे 1975 में हुआ था, उसी तरह से आज भी जो है देश में अघोषित आपातकाल है। इंदिरा गांधी ने घोषित किया था, आप लोगों ने अघोषित रूप से आपातकाल लगा रखा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, राहुल गांधी को अगर एक दिन भी, एक रात भी जेल में काटनी पड़ जाए तो समय लग जाएगा कि आपातकाल क्या होता है। जिस प्रकार की वह छूट लेते हैं, जिस प्रकार वह लगातार निरंतर सरकार पर अपने इल्ज़ाम लगाते हैं या अपनी बात कहते हैं, और जिस प्रकार से आपको भी या और बाकी मीडिया को भी पूरी खुली छूट है जो वह कहना चाहते हैं। आपातकाल में तो किसी को बोलने की छूट तक नहीं थी, और वह एक ऐसा समय था जब देश में एक डर का माहौल था। डर मतलब कि अगर आपने मुंह खोला तो आप जेल में ठूस दिए जाओगे। मेरी अगर ठीक याददाश्त ठीक है तो लगभग 1,10,000 लोगों को जेल में ठूस दिया गया था। उसमें अभी आपने बताया अपने प्रोमो में कि जिस प्रकार जो बड़े लीडर्स थे, वो पत्रकार, वो अखबार, सबके सब मैनेज थे, वो मैनिपुलेटेड थे, वो जो सरकार चाहती थी वह छपता था। और मुझे वो दिन भी याद है जब एक अखबार ने अपना संपादकीय ब्लैंक छाप दिया था, कहकर हम सरकार का दिया हुआ संपादकीय नहीं छापेंगे। तो ये हालत थे। आज तो पूरी छूट है, पूरा जो आए वह जितना जिसका जैसा मन करता है वैसी बात करता है। और ये जो आपातकाल का विषय है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मिसेस गांधी ने आपातकाल लगाया, ये उनके डीएनए में है। मैं अभी आपको बताता हूँ। राजीव गांधी ने, उनके बाद राजीव गांधी उनके बेटे सत्ता में आए, उन्होंने जो 84 में किया वो किया, परंतु उसके बाद जो 1987 के अंदर, अगर ठीक ढंग से आता 1986 के अंदर वो पोस्टल बिल लेकर आए थे कि आपके घर में जो डाक, उन दिनों में ईमेल और ये सब चीज़ें नहीं होती थी, फ़ोन व्हाट्सएप नहीं होता था, आपके घर में जो डाक आएगी सरकार उसको देख पाएगी और वह चेक कर कर सरकार आपको अलाउ करेगी कि आपको वह डाक चाहिए नहीं चाहिए, या वो डाक आप तक पहुँचेगी। पूरा विपक्ष एक हुआ, पूरी दुनिया एक हुई, तो जाकर वो, तब जाकर वह पोस्टल बिल रुका। नहीं तो उनके बस का चलता तो वह पोस्टल बिल आता। फिर उसके बाद 1987 के अंदर एक अखबार था इंडियन एक्सप्रेस, वह लगातार कांग्रेस के ऊपर प्रश्न उठाता था, भ्रष्टाचार जो बोफोर का किया था उस पर प्रश्न उठाता था। रोज के रोज जेठमलानी जी के 10 प्रश्न आते थे। वह अखबार बंद कर दिया, वहाँ हड़ताल करा दी, 1987 के अंदर हड़ताल करा दी।
और हम लोगों ने लड़ाई लड़ी तब उस अखबार की, और वह वापस आ पाया। और सबसे पहला जो संपादकीय कोई 21 दिन बाद वापस आने के बाद था वो था गुड मॉर्निंग मिस्टर गांधी, वी आर बैक इन स्पाइट ऑफ यू। ये संपादकीय था। और दूसरा अगले दिन का जो संपादकीय था, दम में कितना दम में तेरा देख लिया और देखेंगे, ये अरुण शौरी का संपादकीय था। पहला संपादकीय जगन्नाथ जी का था। तो ये है इतिहास। तो ये जो डीएनए है कांग्रेस का, ये बार बार फूट कर निकलता है, ये बार बार दिखता है, परिलक्षित होता है। तो ओके, आप कह रहे हैं कांग्रेस के डीएनए में है, इसीलिए 1975 का आपातकाल भी। ऋषि शंकर मिश्रा, मैं तो यही सोच रहा हूं कि आज तो जो है सिर्फ ये कह दिया जाता है, आज तो अगर मैं विपक्ष की बात करूं तो विपक्ष आए दिन प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को गालियां देता है, अपशब्द कहता है, उनके मरने की दुआएं मांगता है, फिर भी सब लोग जो है आराम से वो अगला एक बयान देते हैं, उसके बाद दूसरा बयान भी देने के लिए तैयार रहते हैं और उनको कोई कुछ नहीं उनको कहता। जबकि उस समय 1975 में इंदिरा जी का कहना, इंदिरा जी के लिए अपशब्द इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, उनके खिलाफ अगर आप सड़क पर खड़े होकर नारा लगा दें तो आपको जेल में ठूस दिया जाता था। फिर ये आज ये जो लोग नैरेटिव बनाते हैं, ये फेक नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव नहीं हुआ? अशोक जी, मेरा ये मानना है कि उस समय जब इंदिरा गांधी जी ने या तत्कालीन सरकार ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो भी सही नहीं था और इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। सर वो भी आप कह रहे हैं वो भी सही नहीं था, मतलब वो सही कैसे हो सकता है? मैं आ रहा हूँ। हाँ, देखिए हमारे बड़े भाई सिंह साहब ने जो भी आरोप लगाए, मैं उनके सभी बातों से सहमत हूँ। उस समय की सरकार ने हिंदुस्तान के आवाम पे इमरजेंसी थोपा, वो लोकतांत्रिक देश के लिए कानून सम्मत नहीं था। लेकिन वर्तमान में जो आरोप लगते हैं कि जो वर्तमान सरकार है इस तरह से घोषित इमरजेंसी लगा रखी है देश में, उससे भी सहमत नहीं हूँ। लेकिन कुछ ऐसे वाकया इन दिनों हुए हैं, उससे कहीं न कहीं एक इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी की कहीं न कहीं लक्षण मुझे दिखती है। आप कहेंगे तो उन्होंने पत्रकारों को लेकर उन्होंने कई ऐसे तथ्य रखे, हमारे बड़े भाई ने जो भाजपा से हैं, तो मैं भी कई ऐसे तथ्य रखूंगा जिससे आपको कि मैं समझता हूं कि आप सहमत होंगे कि जो कार्रवाई इन दिनों पत्रकारों पे हुए हैं, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, वो सही नहीं हुए हैं। अभी हाल में ही मिर्जापुर में एक पत्रकार है अभिनेश प्रताप सिंह, वो रोड एक्सीडेंट कवर कर रहे थे और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है मिर्जापुर में उस पत्रकार को गिरफ्तार कर लेती है। ये क्या है? हालांकि वहां के ऋषि जी, आप जो कह रहे हैं आप बिल्कुल ये सब तथ्य रखिए, क्योंकि हम एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मेरा एक सवाल है, आप बिल्कुल खुलकर ये तथ्य रखिए, क्योंकि आज देश में आपातकाल नहीं है। आज दूरदर्शन पर एक जमाने में किशोर कुमार के गाने बैन कर दिए गए थे, आज यहां पर सरकार के विरोधियों को भी हम पूरी आवाज देते हैं, क्योंकि आज देश में आपातकाल नहीं है। लेकिन आपने कहा पत्रकारों के साथ, बिल्कुल कई जगह कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। लेकिन आप बिहार से आते हैं, मनीष पत्रकार जो है वो कहां है? वो जो यूट्यूबर था, उसके बारे में भी कुछ बताइए। वो कौन से राज्य में, किस राज्य की पुलिस ने उसके ऊपर धारा लगाई और किस राज्य में, और वो यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया? क्या कसूर था मनीष का? उसको बीजेपी ने थोड़ी पकड़ा। अशोक जी, आप देश के जाने माने पत्रकार हैं। मनीष कुमार जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं है। एक बात क्लियर करो। हाँ, दूसरी बात, ओके, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। मैं देश को जानने की जरूरत है, इसमें कई प्रकार की कंफ्यूजन है। मनीष कुमार ने पटना रेलवे स्टेशन पे जो तथ्य रखे वो बिल्कुल एडिटेड था। कई जो कलाकार हैं उसको ला के गलत ढंग से उसको नाट्य रूपांतर देके गलत तथ्य को रखा गया था। तो ऋषि जी मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल फिर यही है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। एक तो आपने कहा यूट्यूबर पत्रकार नहीं होते, आजकल तो यूट्यूबर ही अपने आप को पत्रकार जो है, पूरा किसान आंदोलन यूट्यूबर पत्रकार ही चला रहे थे। आप चलिए, आप उनको माने ना माने वो एक अलग बात है। अरे एक मिनट सर, दूसरी बात ऋषि जी, दूसरी बात जो है, इस बीच उदित राज जी भी, डॉक्टर उदित राज मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं उदित राज जी आता हूं आपके पास। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप जो कह रहे हैं कि फेक न्यूज, तो फिर सवाल यह है, यह सैद्धांतिक रूप से क्या हम पत्रकार, आप भी पत्रकार हैं, मैं भी पत्रकार हूं, क्या हम सैद्धांतिक रूप से इस बात के लिए तैयार हैं कि जो पत्रकार जो है, चाहे वो यूट्यूबर हो कुछ भी हो, अगर फेक न्यूज फैलाए तो उसकी सजा जेल में होनी चाहिए? इस सैद्धांतिक रूप से तैयार हैं? तो फिर अगर मनीष है, तो मुझे लगता है दिल्ली के लुटियंस जोन में बैठे खान मार्केट गैंग के बड़े सारे पत्रकार हैं जिनको आज जेल में होना चाहिए। आवाज क्यों नहीं आती भाई?
उदित राज जी, एक मिनट जोड़ रहा हूं आपको। तो जी मैं याद देता हूं 2020 में सुप्रिया शर्मा एक पत्रकार है, जाने माने पत्रकार हैं, वो बनारस में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में कोविड के हालात को लेकर वो एक रिपोर्ट बनाती है। उसके बाद आ रही है, लेकिन कई बार बीच में ओके, एक मिनट रुकिए ऋषि जी, एक मिनट रुकिए। उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जुड़ रहे हैं मेरे साथ, कुछ टेक्निकल वो है, मैं उनको जोड़ता हूं, मेरी टीम उनको टेक्निकल जोड़ेगी। तब तक मैं, जब तक उदित राज जी जुड़े, मैं आरएसएस के जो है सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी हैं, उन्होंने जो बर्बरता हुई थी, अत्याचार हुए थे, उसको लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कुछ कहा, वो जानना भी जरूरी है, क्योंकि आरएसएस एकमात्र संगठन है, मतलब कई संगठन है, एकमात्र नहीं कहना चाहिए, आरएसएस एक बड़ा संगठन है जो इस आपातकाल के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा था। और यह भी आपको बता दूं कि सीपीआई जो है उस वक्त आपातकाल के पक्ष में, समर्थन में खड़ी थी। आज जो डेमोक्रेसी की बात करने वाली सीपीआई है, वो आपातकाल के समर्थन में खड़ी थी। जरा दत्तात्रेय होसबोले को सुन लेते हैं, तब तक डॉक्टर उदित राज भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे जी। क्रूरता और अमानवीयता बहुत व्यापक प्रमाण में कई जगह पर हुए। जिस प्रकार अपने देश की व्यवस्था, पुलिस के, सरकारी प्रशासन की व्यवस्था ऐसे बर्बरता दिखा सकते हैं, इसका एक अनुभव आपातकाल में हुआ। हाथ दोनों ऐसे पीछे बांधकर ऊपर से उनको खींचना, और वो जमीन से ऊपर जाता है जैसे फांसी के होता है। उस समय उनके पीठ पर, उनके पैर पर लाठी से मारना। उस समय जो क्रूरता हुई 3 प्रकार की हुई। एक है जो अरेस्ट हुए उनके लॉकअप में हुआ, बहुत सारे व्यापक प्रमाण में जो हुआ वो पुलिस लॉकअप में हुआ, उनको जेल में भेजने से पहले। पुलिस लॉकअप में जो हुआ उसके जो हिंसा के प्रकार है, कैंडल से, उस समय के आंध्र प्रदेश है, अभी तेलंगाना है, आंजनेयुलु एक कार्यकर्ता, उसके शरीर के लगभग 100 जगह पर उनको जलाया कैंडल से, उनसे कुछ मुंह से कहलवाने के लिए, बुलवाने के लिए। किसी को नारियल के इसके अंदर कीड़े रखकर उसको यहां बांध दिया नाभि के ऊपर, या जैसे मैंने कहा पुलिस भाषा में एरोप्लेन कहते हैं, गोली कहते हैं, चपाती कहते हैं, ये सब अलग अलग प्रकार के हिंसा के, जो टॉर्चर के अलग अलग प्रकार है। ये सीधा बिठाकर उसके ऊपर रोलिंग करो, तरह तरह के हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दो, या इसमें पिन से अंदर एक उसे दो। तो इस प्रकार के भयानक करने के कारण लोगों को, एक को कर रहे हैं तो दूसरे यहां बैठकर देखता है तो उसको अगला मेरा है ऐसे लगेगा ही, जो मेरे सामने भी हुआ है। कि लॉकअप की जो हिंसा है ना, वो देश भर में बहुत जगह पर हुए हैं। दूसरा एक है कि बाहर होने वाले, मैं बेंगलुरु के एक घटना जानता हूं, मैं बहुत सारे देश भर के भी मालूम है। ओम प्रकाश कोहली जी दिल्ली में थे, जो गवर्नर रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी थे। दिल्ली के एक तिहाड़ जेल में, सब जानते हैं कि ओम प्रकाश कोहली जी थोड़ा सा दिव्यांग थे चलने में, उनको पुलिस ने लात मारा जेल के अंदर, लॉकअप में। उनके साथ अत्यंत अपमानकर व्यवहार किए। वो कॉलेज के प्रोफेसर थे, खड़े होना मुश्किल था, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे किए। ऐसे देश भर में हुए। तो बेंगलुरु में एक गायत्री करके एक महिला, उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करने के बाद उनको अरेस्ट किया, जेल में ले गए। 15 दिन के बाद उनके, वो सत्याग्रह करते समय वो आई थी, वो गर्भवती थी, तो वो सत्याग्रह की। लॉकअप में लेके जाने के बाद उनके प्रसव वेदना जब हुई तो हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उनको पलंग पर सुलाए थे। तो डिलीवरी उनकी जो हुई, उस समय
उनके दोनों पैर को जंजीर से बांधा हुआ था। उन बातों को आज याद करने से अपने मन अनावश्यक यातना में या खराब से यह होता है। सोचिए, भावुक हो गए डॉक्टर दत्तात्रेय होसबोले ये बताते हुए कि कैसे एक प्रेग्नेंट महिला को जो है उसको जो है जब प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी उसके पैरों में जंजीरें बांध दी गई। ये दौर था आपातकाल का। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज क्या कहेंगे आप? आपातकाल तो असल ही 1975 में देखा था देश ने, उसको भी तो आज याद करना जरूरी है। आज तो अघोषित आपातकाल के नारे लगते हैं, पर जो अत्याचार उस समय हुआ उसकी तुलना में तो आज सिर्फ छापे पड़ते हैं तभी लोग कह देते हैं अघोषित आपातकाल हो गया। देखिए, ऐसा है कि आपातकाल जरूर एक हादसा था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज की तुलना में आपातकाल कुछ नहीं। और ये जिस तरह से लूटा जा रहा है देश, और एक बात बताइए कि आपातकाल के समय में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे नीचे हम आए थे क्या? उसी से पता लगता है। आप इसी के ऊपर आप कर लीजिए, आज 200 कंट्रीज में से 161 स्थान पर हम हैं। सर, जहां तक मेरी जानकारी है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उस समय होता नहीं था। नहीं, देखिए ऐसा है, होता तो था, फिर भी प्रेस लिखता था। प्रेस लिखता था, रामनाथ गोयनका जनसत्ता आता था, रामनाथ गोयनका था ही नहीं, जनसत्ता था ही नहीं। अरे सर, जनसत्ता 1986 में शुरू हुआ है। आप थोड़ी जानकारी ठीक रखिए साहब। जनसत्ता नहीं था। मैं उसको वापस करता हूँ। नहीं, कोई आपसे कोई उसमें कोई टगाफा नहीं, सब जानकारी अपडेट कर रहा हूँ। जनसत्ता नहीं था उन दोनों में। इंडियन एक्सप्रेस ने संपादकीय अपना ब्लैंक छोड़ दिया था आपकी जानकारी के लिए। नहीं, लेकिन सब वो प्रोटेस्ट करते थे। प्रोटेस्ट करने नहीं दिया उनको, अखबार बंद कर दिया गया था उनका। देखिए, ऐसा है कि आज के समय में सारा क्या हालत है, प्रेस का क्या हालत है, पूंजीवाद का क्या हालत है, धन का जो इतना असमानता हुई है। इमरजेंसी में धन का समानता नहीं हो। अब इस देश का जीडीपी का करीब 60% अमीरों के पास में है, दूसरे देशों में 15 या 20% है। तब 80% से ऊपर था। बात आप नहीं था। हाँ, ओके, बोले आप अपनी बात रख लीजिए, फिर आप इसी रिस्पॉन्ड करेंगे। बोलिए डॉक्टर। आप इमरजेंसी का उदाहरण देकर के किस तरह से अत्याचार जुल्म करने का जस्टिफिकेशन आप कर रहे हैं, उसका एक समय था। लेकिन आज के हालत में मणिपुर में क्या हो रहा है, जल रहा है क्या? उस समय ऐसा था कि सरकार, प्राइम मिनिस्टर न बोलते? या कल जो आप कल ही की घटना है कि गाड़ी के अंदर बीफ का शक हुआ और मार दिया गया, दिन दहाड़े मार दिया गया। इमरजेंसी में इस तरह से दिन दहाड़े नहीं मार दिया जाता था, केवल इस शक के आधार पर कि बीफ है। तो आज के समय में क्या नहीं हो रहा है, आप उसको आप मत कहिए। भले इमरजेंसी जरूर डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन इमरजेंसी से 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा। डॉक्टर उदित राज, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है मेरा। विपक्ष के कितने नेता आज जेल में, और उस वक्त कितने नेता जेल में थे? आपको काउंटिंग होगी अगर तो बताएं। मैं आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, सिर्फ सप्लीमेंट्री तौर नेता के तौर सप्लीमेंट्री सवाल पूछ रहा हूं। विपक्ष के कितने शीर्ष नेता जेल में, और उस वक्त कितने शीर्ष नेता जेल में थे? लेकिन आज ये बताइए कि अगर किसी, वो विपक्ष में नेता जरूर जेल में थे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं जेल में, लेकिन आज पत्रकार जेल में। कौन से पत्रकार सर? विपक्ष बोलने वाले जो, अरे कितने कप्पन, और उसका अभी छोड़ा गया कप्पन। एक मिर्जापुर, अरे और जो मिर्जापुर में एक पत्रकार ने केवल मिड डे मील को दिखाया, ठीक है, उसके साथ में क्या दुर्व्यवहार हुआ? बिल्कुल मानता हूं। क्या नहीं हो रहा प्रेस के बारे में? ओके, क्या नहीं हो रहा? ठीक है सर, जुल्म क्या नहीं हो रहा है? ठीक है सर, मैं आपकी बात मानता हूं, जो आपने कुछ पत्रकारों को, लेकिन मैं ये भी बता दूं दर्शकों, कप्पन जो है वो गिरफ्तार इसलिए है, कप्पन जो है वो एक प्रेस का कार्ड लेकर के दरअसल पीएफआई के लिए काम करता था, इस आरोप में गिरफ्तार है। और मैं ये भी आपको बता दूं, कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में भी
भी जो पत्रकार कुछ गिरफ्तार हैं उनको भी इंटरनेशनल इंडेक्स में दिखाया जाता है, और वो पत्रकार वो थे जो दरअसल AK-47 के साथ पकड़े गए, जो दरअसल वहां पे पुलिस वालों के ऊपर बम फेंकवाने का पूरा षड्यंत्र रचते पकड़े गए। तो हमको यह भी देखना कौन सा पत्रकार। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छा बोलिए बोलिए। आपसे सुन रहा हूं कि PFI का था, उस समय सरकार ने बताया कि PFI सर इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था सर, आप उसका पूरा केस हिस्ट्री पढ़िए, वो इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वो PFI से था और वो जा रहा था, इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया था सर। ओके प्रोफेसर रजनीवेश, मैं आता हूं सर। एक उदित राज जी, आपसे ये अपेक्षा नहीं थी। मैं मानता हूं कि कांग्रेस में कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में रुचि रखते हैं, उनमें से आप एक हैं, परंतु आपसे ये अपेक्षा नहीं थी कि आप झूठ के आधार पर आप कुछ चीज कह देंगे। ओके और सुनिए, एक मिनट सुनिए रजनीवेश को, मैं प्रोफेसर एक मिनट सर, एक मिनट प्रोफेसर रजनीवेश को डिबेट में ले आओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। रुकिए डॉक्टर उदित राज, एक मिनट डॉक्टर उदित राज, मैं आ रहा हूं, एक मिनट। प्रोफेसर रजनीवेश वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से आज हो रहा है वैसा तो कभी नहीं हुआ था। अशोक जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि जनसत्ता 17 नवंबर 1983 को शुरू हुआ था और ब्लू स्टार ऑपरेशन के समय प्रभाष जोशी के लिए। डॉक्टर उदित राज प्लीज एक मिनट रुकिए, उनके अपने बात में आऊंगा। उसको मान लिया, मेरे मुंह से निकल गया। ओके ठीक है सर, ठीक है। मैंने डेट भी बता दी है, 17 नवंबर 1983। ओके, क्योंकि मैं रेगुलर उसका अखबार को पढ़ने वाला था। दूसरी बात, उन्होंने खाड़कू शब्द इस्तेमाल करना शुरू किया था प्रभाष जोशी ने, खालिस्तानी उनके लिए। बात बड़ी साफ सी है। आपने तो एक बात बताई, मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था उस समय 1975 में। 19 जनवरी 1977 को मैं इलाहाबाद के कुंभ में था। वहां मुझे मालूम चला 19 जनवरी 1977 को कि इलेक्शन की घोषणा हो गई है। इमरजेंसी अभी नहीं हटी थी, लेकिन इलेक्शन की घोषणा हो गई थी और यह कहा था कि अब धीरे धीरे विपक्ष के नेता जेल से बाहर आएंगे। पहली मीटिंग हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में अरुण जेटली, जो जनसंघ के विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे उस समय और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे 1974 के इलेक्शन में जीते हुए, और राजकुमार जैन जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनकी पहली मीटिंग दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में हुई थी जनवरी के ही महीने में। और वहां अरुण जेटली ने बताया था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। जिंदा नाखूनों को क्लास से खींच लिया जाता था, सिर्फ ये पूछने के लिए कि ये बताइए कि ये जो साइक्लो स्टाइल पेपर हम लोग रात को वहां बांटते थे उस समय, वो पेपर कहां छपते हैं, कौन साइक्लो स्टाइल करता है, तुम्हारे साथ कौन कौन है। मेरे साथ का पढ़ने वाला व्यक्ति जो एक 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, 10वीं नहीं कहना चाहिए, उस समय तक 11वीं में आ गया था क्योंकि जून में लगी थी, जून में हम 11वीं में आ गए थे। घर से वो बस्ता लेकर के अपनी 4 किताबें लेकर के स्कूल के लिए निकला। दिल्ली विश्वविद्यालय में सत्याग्रह किया, पकड़ा गया। वो यातनाएं दी गई उस 11वीं क्लास के स्टूडेंट को, जिसकी यहाँ पे वर्णन भी नहीं किया जाता। दत्ता जी जो बोल रहे थे ना, वो सब हमने सचमुच हमने देखा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 300 लेक्चरर्स। आप कह रहे थे कि अगर कोई सड़क में इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था, नहीं, किसी की बेटी का नाम इंदिरा है, उसने अगर कह दिया कि मैं इंदिरा को देख लूंगा, तो समझती क्या है अपने आप को, इस बात पर पकड़ लिया जाता था। इंदिरा इज इंडिया हो गई थी। जेपी उस समय जेल में थे, उनकी किडनी खराब हो गई। पहली बार डायलिसिस शब्द हमने जेपी के संदर्भ में सुना था कि उनकी डायलिसिस होने लगी। ये मीसा नाम जो लालू जी की बेटी का नाम है, मीसा वो इसीलिए था क्योंकि उस समय मीसा कानून था। कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। इंडियन एक्सप्रेस ने जिनको आज इंडेक्स दिखाई देता है ना, उस इंडेक्स का सच्चाई ये है कि उस समय खाली एडिटोरियल करके छापे गए थे। विद्याचरण शुक्ला शायद उस समय मंत्री थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। दिल्ली में एक कंसर्ट होना था, आपने बताया किशोर कुमार ने, जैसा कि कई बार बॉलीवुड के लोग कहते हैं, आने से उन्होंने मना कर दिया। और राज कौशिक इत्यादि उस समय यूथ कांग्रेस के नेता होते थे। मुझे सारी चीजें अभी एकदम बिल्कुल ताजी याद है। तो वहां पर उन्होंने आने से मना कर दिया। किशोर कुमार के गाने विविध भारती पर बैन हो गए। ये होता था। आपातकाल का सच अगर हो जाए, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऋषि जी कैसे हुआ? जो संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान बिना कैबिनेट की अनुमति के, बिना कैबिनेट के अप्रूवल के, उस समय आपातकाल की घोषणा पर, आपातकाल पर साइन करवाए गए थे राष्ट्रपति से, जिनको राष्ट्रपति की बड़ी याद आ रही थी ना पिछले दिनों, महिमा
और उनका कह रहे थे कि उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। वो प्रतिष्ठा की असलियत ये है कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के जबरदस्ती फखरुद्दीन अली अहमद से साइन करवाए गए थे। आप जितनी चाहे मैं उतनी कहानियां सुना सकता हूँ। 300 लेक्चरर 10 सेकंड और लूंगा। एक लेक्चरर को ये कह करके पकड़ा गया, जेल में डाला गया कि ये आईटीओ के चौराहे पर सरकार के खिलाफ भाषण दे रहा था। उसने कहा कि भाई शाहदरा के चौराहे पर, उसने कहा मैं आज तक जमुना पार नहीं गया हूं, स्कूटर पे आया था। उसने कहा मेरे पास स्कूटर नहीं, स्कूटर चलाना तक नहीं आता मुझे। लेकिन कोर्ट में कोई सुनने को तैयार नहीं था, कोई वकील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। ये आपातकाल होता था। पूछिए उस समय के लोगों से। एकदम 1,40,000 लोग जेलों में ठूस दिए गए थे और वो कोई अपील नहीं, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं। ये सिचुएशन थी। नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं था। सड़क पर खड़े होकर कोई सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकता था। अखबार नहीं छपते थे। कई पत्रकारों को जो है वहां पे हटा दिया गया था। कई अखबारों को जो है बंद कर दिया गया था। सब कुछ जो आपातकाल में देखा। लेकिन अगर कुछ लोग कहते हैं आज आपातकाल है तो फिर ठीक है, उस चर्चा को भी, डिबेट को भी आगे बढ़ाएंगे। ऋषि शंकर जी, आऊंगा आपके पास इस छोटे से ब्रेक के बाद। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे। इसीलिए 30 जून 2023 तक 1,000 रुपए की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हाँ। इतने सारे आयुष्मान? देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है। अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या सीएससी केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। का वो काल, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 1975 में जो आपातकाल लगा था, आज उसको याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश में आज कुछ लोगों के लिए फैशन हो गया है यह कहना कि आज अघोषित आपातकाल है। तो जो लोग अघोषित आपातकाल की बात करते हैं उनको यह समझना, दिखाना जरूरी है कि 10 सेकंड ले सकता हूं क्या? जी जल्दी से, अच्छा जल्दी से बोलिए, फिर मैं ऋषि शंकर जी के पास। सिर्फ 10 सेकंड। ओके। आज जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध कर रहे हैं ना, उस समय अघोषित रूप से था। उस समय पूरा 1977 का इलेक्शन नसबंदी, जबरन नसबंदी के आधार पर लड़ा गया था। वहां पर डालडे का एक 4 किलो का डब्बा मिलता था नसबंदी कराने पर। यह हालत थी हिंदुस्तान की, भारत की उस समय। यह सच्चाई थी। लाखों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। प्रमोशन रोक दी जाती थी। प्रमोशन तक नहीं होती। सर आप तो वो बता रहे हैं, मेरे पास जानकारी है कि कुछ बच्चों की भी जो है जबरन नसबंदी कर दी गई थी क्योंकि उस वक्त अधिकारियों को ये टारगेट दिया जाता था कि आज आपको इतने लोगों की नसबंदी करनी है। तो अधिकारी लोग जबरदस्ती पुलिस से पकड़वाते थे, ले जाते थे और उनकी नसबंदी कर देते थे। ऋषि शंकर मिश्रा जी, देखिए डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र जो है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि विपक्ष की आवाज बनी रहे, विरोध में आवाज बनी रहे। आज जो है, आपको कहां लगता है कि आज विरोध में विपक्ष नहीं बोल सकता? मैं फिर कह रहा हूं, आए दिन जो है विपक्ष जो है टेलीविजन चैनलों पर दिखता है, अखबारों पर दिखता है, सरकार के विरोध में दिखता है। लोग प्रदर्शन करते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, खुलेआम होते हैं। यहां तक कि आप पत्रकारों की बात कर रहे थे, मेरे पास कुछ ट्वीट्स हैं
कि भारत के एक पत्रकार ने बाकायदा ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नौका विहार कर रहे थे जब वाराणसी में, तो उसने ट्वीट किया था कि भगवान करे काश ये नाव जो है डूब जाए। और एक पत्रकार ने ट्वीट करा था जब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बीमार थे, तो एक पत्रकार ने ट्वीट किया था आई एम फीलिंग एक्साइटेड कि जो है होम मिनिस्टर जो है, लेकिन उनको, उन पत्रकारों का कुछ नहीं हुआ। तो फिर ये कैसे कह दे कि विरोध करने पर जेल डाल दिया जाता है? देखिए, उन पत्रकारों का घोर निंदा होनी चाहिए। ऐसे पत्रकारों को पत्रकार कहलाने सर, निंदा का विषय नहीं है ऋषि शंकर जी। मेरा ये कहना आप इस एक्सटेंट तक जाकर सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल सकते हैं, फिर ये कहना कि आज विरोध करने की आजादी नहीं है, आज घोषित आपातकाल है, ये तर्क कैसे सही हो सकता है? दो विद्वान, एक हमारा सिंह साहब है, एक प्रोफेसर साहब है। प्रोफेसर साहब को 1975 की वाक्या बिल्कुल स्पष्ट, हम कॉमा डॉट पूरा याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि संजय राणा इसी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री गुलाबो देवी से जब विकास को लेकर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर सवाल संजय राणा पूछते हैं तो उसको जेल भेज दिया जाता है, मारपीट के आरोप लगाते जेल भेज दिया जाता है। इसी सरकार में इस्मत आरा, जो रामपुर में एक किसान आंदोलन के दौरान मौत हो जाती है, उसको लेकर रिपोर्ट वो दाखिल करती है, रिपोर्ट लिखती है, उसके कारण उसको जेल भेजा जाता है। तो ये हमारे प्रोफेसर साहब को नजर नहीं आती है। तो देखिए, उस समय जो हुआ उससे भी गलत लोग कहते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं खासकर पत्रकार समुदाय के साथ, उसकी भी प्रोफेसर साहब आलोचना करते हैं। तो ये डिबेट का जो आज जो संदेश जाता है हिंदुस्तान में, अब आपके डिबेट को करोड़ों लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है प्रोफेसर साहब बोलिए, रिस्पॉन्ड कीजिए। आरपी सिंह जी आ रहा हूं, एक मिनट अजनवेश जी रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं आरपी सिंह जी। ऋषि शंकर जी एक मिनट, आपने जो सवाल उठाया जल्दी से रिस्पॉन्ड ले लेता हूं, आप बोलिए। जी, आपको मैं बता देता हूं, आप जिन पत्रकारों की बात कर रहे हैं, एक लुटियन जोन्स के बड़े नामी ग्रामी पत्रकार ने किसान आंदोलन के समय में लाल किले में एक प्रदर्शनकारी अपने ही ट्रैक्टर से पलट करके मौत हो गई और उसने कहा कि पुलिस की गोली से मारा गया। मैं उनकी बात फैक्ट चेक करने की बात कर रहे हैं आप कि फेक न्यूज फैलाने वाले को आप ये कहिए कि उस पत्रकार की जगह जेल में थी। आप ये कहो कि उस पत्रकार की जगह जेल में थी। और जहां तक इंडेक्स एक करके सुनिए, आप दोनों, आप लोग जो है जूम पर स्काइप पे एक करके बोले। एक मिनट आरपी सिंह जी, मैं आप दोनों का सवाल आप दोनों से पूछ लेता हूं। ऋषि शंकर मिश्रा जी जो कह रहे हैं, अजनवेश जी मैं आपका सवाल जो है ऋषि शंकर जी से पूछूंगा कि क्या उस पत्रकार की जगह जेल में है जिसने ये जगह ये फेक न्यूज नहीं, इसमें आगे जोड़ दूं, एक मिनट उसमें आगे जोड़ दूं। अगर उसने वो फेक न्यूज ना चलाई होती तो जो घटना सारी वहां पर लाल किले पर होती ना होती। सुनिए, व्यक्ति के लिए जेल होनी चाहिए। अरे एक मिनट, आप शर्मा रहे नाम लेते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस पत्रकार का नाम है राजीव सरदेसाई, वो इंडिया टुडे का एंकर है, उस पत्रकार का नाम है, और उसने जिस प्रकार से वहां वेमने से फैलाया वो आज बाहर है। आप बोलिए। अच्छा, ओके ऋषि शंकर जी बताइए, क्या आपको लगता है ऐसे पत्रकारों की जगह जेल में है आज जो वेमनेस, क्योंकि आपने मनीष को जस्टिफाई किया उसकी गिरफ्तारी, तो फिर इशू ये नहीं है। अरे ओके सर, एक मिनट बोलिए इशू ये नहीं है। हाँ बोलिए ऋषि शंकर जी, बोलिए ऋषि शंकर जी। मेरा तो इतना मोरल है तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस पत्रकार ने इस प्रकार के गलत तथ्य किए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। लेकिन एक दो जो कि गुलाबो देवी मामले में संजय राणा की जो गिरफ्तारी हुई उसके लिए देश से माफी मांगने हिम्मत है? नहीं हिम्मत है इन दोनों का। न्यूजीलैंड के प्रोफेसर साहब है, ये समावेशी समीक्षा करते तो बेहतर होता। प्रोफेसर साहब समावेशी समीक्षा कीजिए, आप प्रोफेसर है, देश से आपको उम्मीद होती है कि एक ज्ञान के भंडार है। मुझसे उम्मीद है, आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे मालूम है ये बात कि मुझे से उम्मीद है, आपसे उम्मीद नहीं है। ओके मैं सुनिए, मैं जुबैर के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, वो फैक्ट चेकर जुबैर के बारे में भी बोलिए कुछ। जानना चाहता है प्रोफेसर अवस्थी की क्या मजबूरी है पत्रकारों की? ये तो बात सच है कि उम्मीद हमसे ही है, आपसे उम्मीद नहीं है इस देश की जनता को। ये सच है। मैंने इस पत्रकार के लिए भी कहा है कि गलत तथ्य उन्होंने रखा तो देश से माफी मांगनी चाहिए, कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन संजय राणा वाले मनीष की तरह उसको जेल क्यों नहीं होनी चाहिए?
माफी मांगने की क्या बात है? इशू नहीं है यार, हम गलत इशू जा रहे हैं। ओके, एक मिनट रुकिए सर, रुकिए, मुझे लगता है एक मिनट, मुझे लगता है सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये एक्चुअल में देखिए पत्रकारों के साथ इस देश में आज भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें, अभी तमिलनाडु की सरकार ने क्या किया, बिहार की सरकार ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पत्रकार गिरफ्तार होते हैं आज छत्तीसगढ़ में। अभी मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक पत्रकार, एक मिनट सर, एक मिनट सर, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पत्रकार गिरफ्तार होते हैं। अभी एक पत्रकार ने छत्तीसगढ़ के जो वहां घोटाला चल रहा था उसको ऊपर जब उसने रिपोर्ट किया, उसको पहली बार गिरफ्तार किया गया, जमानत मिली, उसके बाद दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। वहां कांग्रेस की सरकार है और मैं मानता हूं कि यूपी हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह पत्रकारों के ऊपर इस तरह की चीज होती है। लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि जो मूल सवाल है यह कि इस देश में विरोध करने का अधिकार आज सबको है, लेकिन आपातकाल, एक मिनट रुकिए ऋषि शंकर जी, लेकिन आपातकाल का वो दौर था जब किसी को भी विरोध करने का अधिकार नहीं था। इसलिए आज ये कहना कि आपातकाल देश में अघोषित आपातकाल है, ये फेक नैरेटिव है मेरा कहना। आरपी सिंह जी, देखिए ऋषि जी, एक मिनट हो गया, आपको सुना मैंने, सुने ऋषि शंकर जी, एक एक करके, ऋषि शंकर जी आपकी आवाज कट रही है, ऋषि शंकर जी आपकी आवाज कट रही है, धीरे धीरे, एक मिनट करके, एक आपकी आवाज कट रही है, बोलिए आरपी सिंह। देखिए, कोई राज्य कहीं पे इक्का दुक्का जो मामला होता है वो राज्य सरकारें गलत कर रही है, उसकी चिंता करनी है, परंतु पूरा का पूरा मीडियम, एक भी पत्रकार बाहर नहीं था, एक भी, सबको जेल में ठूस दिया गया था। जो सीधा खड़ा था तो उसको कहते सीधा लेट जा, ये स्थिति थी उस समय। और ये मैंने नहीं कहा, ये अडवाणी जी के शब्द है कि दे वर मेड टू नील डाउन, पीपल वर टोल्ड टू नील डाउन, दे फेल्ट फ्लैट ऑन द ग्राउंड। तो ये हकीकत है। आप इक्का दुक्का किस्से को लेकर, अभी आपको बताया, मेरे पास फिगर शायद कम थी, इन्होंने ज्यादा ठीक फिगर बताई, 1,40,000 लोग जेल के अंदर ठूस देखे थे। आज कहाँ 1,40,000 लोग जेल में ठूसे गए हैं? कहीं होगा इक्का दुक्का, कोई राज्य सरकार ने कहीं कुछ किया होगा, परंतु ये तो नहीं था ना कि कोहली जी जिनकी एक अपाहिजता थी पोलियो के चलते हुए, उनको पूरी रात, कई रात उनको खड़ा रखते थे, उनको यातनाएं देते थे। अभी बताया दत्तात्रेय होसाबली जी ने किस प्रकार से महिला के जब उनकी डिलीवरी, उनके दोनों पैरों पर जंजीरें बांधी हुई थी। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, ये कभी सुना नहीं। ये लगता था कि हिटलर या मुसोलिनी का काल आ गया इस देश के अंदर, वैसा काल था इस देश के अंदर। आज वैसी आपको दिक्कत नहीं है साहब, आज आपको पूरी छूट है। आप रोज टीवी चैनल्स के ऊपर राहुल गांधी रोज अपनी मर्जी से गालियां निकालते हैं, भद्दे शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक पूरी की पूरी कौम को, पूरी की पूरी एक फ्रेटर्निटी को गाली निकालते हैं, उनको एक गलत शब्दों से उनको नवाजते हैं, तब भी छूट मिलती है। कोर्ट के अंदर जाया जाता है, कोर्ट के अंदर फैसले होते हैं। अरे एक मिनट सुनिए, आपने तो कोर्ट के जजेस को नाक में नकेल डाल दी थी, आप भूल गए समय। और ये हंसने की बात नहीं है, क्योंकि ऋषि जी आपने भोगा नहीं, हमने भोगा है। मैं आपातकाल का निकला हुआ हूं, मैं अपना किस्सा नहीं सुना रहा, नहीं तो हम लोग सब आपातकाल, आप तो हंस रहे हैं, आपको हंसने में आपको हंसी लग रही है। ऋषि जी उनसे पूछिए जो वापस नहीं आए घर लौट कर। ऋषि जी आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके, क्योंकि आपकी आवाज लग रही है। आरपी सिंह जी एक मिनट, कमाल हो गई, दांत खा रहे हैं यहाँ पर। एक मिनट आरपी सिंह जी, आपातकाल का अगर आपने आप भुगता होता, मैं आज कह रहा हूं तो आज ये हसीना दिखती है आपकी। ओके आरपी सिंह जी एक मिनट रुकिए। ऋषि शंकर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो जब, क्योंकि आप स्काइप पे हैं तो इसलिए आपसे अनुरोध है, जब कोई बोल रहा तब बोलेंगे, और जब ऋषि शंकर जी बोल रहे तो कोई ना बोले, क्योंकि आवाज उनकी बीच में दब रही है। लेकिन मैं इससे पहले दर्शकों को एक जानकारी दे दूं। मुझे अभी ये जानकारी दी गई मेरी टीम की ओर से कि डॉक्टर उदित राज ने ये डिबेट बीच में छोड़ दी है। उन्होंने कहा ये एक तरफा जा रही थी, मैं आपको ये बता दूं कि डिबेट एक तरफा नहीं होती है। जब आप होते हैं तो आपके पास तर्क होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। अगर आपके पास तथ्य और तर्क होंगे तो आप मजबूती से अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन शायद तर्क और तथ्य नहीं है कि आपातकाल को जस्टिफाई कर सके, या तथ्य और तर्क नहीं है कि आपातकाल की उस वक्त की तुलना आज से कर सके। इसलिए, और मैं फिर आपको कह रहा हूं कि वो दौर था जब किशोर कुमार के गाने बैन थे। किशोर कुमार दादा गा नहीं सकते थे ऑल इंडिया रेडियो पर। आज आप यहां पर दूरदर्शन पर बैठकर, ऑल इंडिया रेडियो पर बैठकर सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात है कि देश में डेमोक्रेसी जिंदा है। ऋषि शंकर जी बोलिए। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि देखिए, मान में जो सरकार पे आरोप लगाया जा रही है कि अघोषित इमरजेंसी है,
कुछ तो नहीं मैं मानता हूँ। और उदय जी ने जो कहा कि एक तरफा डिबेट है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अशोक श्रीवास्तव जी की जो डिबेट है बिल्कुल समावेशी होती है। और देखिए 4 गेस्ट है, उसमें 2 जो है जो सरकार के विरुद्ध में ही बोल रहे हैं या इमरजेंसी के जो सपोर्ट में है, दो उनका अपना विरोध है। तो ये उदय जी का आरोप से मैं सहमत नहीं। समावेशी 2 प्रोग्राम जो है बिल्कुल समावेशी होता है। और बड़े भाई आरपी सिंह जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, प्रोफेसर साहब भी बड़े भाई हैं। दोनों से मैं मणिपुर को लेकर सवाल करना चाहता हूँ। मणिपुर की इस देश का हिस्सा है आरपी सिंह जी, और मणिपुर पे भी आप ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। जिस प्रकार से तरह से इमरजेंसी जो लगा है मणिपुर में, 100 से अधिक मणिपुर भाइयों हमारे भाइयों की है वहां हत्या हो गई है। वहां बीजेपी का डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है। क्या हालात है कि एक तरफ आप कहते हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई मोदी जी एक फोन पे रुकवा देते हैं, तो मणिपुर तो हमारे इंटरनल हिस्सा है देश का। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उस पर हस्तक्षेप करते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं एक ट्वीट भी जारी करते हैं मणिपुर में जो हिंसा हो रही है? तो ये जो घोषित इमरजेंसी का जो ये आरोप विपक्ष लगाती है, उसका कहीं ना कहीं जो सरकार ही मौका दे रही है। ओके आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अजनिवेश जी रुकिए, आरपी सिंह जी रिस्पॉन्ड करें। अब देखिए, आप मणिपुर पर प्रश्न उठा रहे हैं ना जी, सोनिया गांधी जी ने मणिपुर पर प्रश्न उठाया, किसी ने रोका क्या? मैं एक मिनट हमने आपको पूरा सुना, ध्यान से सुना। कोई रोक टोक तो नहीं ना आपको प्रश्न उठाने में? ये आप इतनी बात बोल नहीं सकते थे इमरजेंसी के अंदर, जितनी बात आप बोल रहे हैं। इतनी बात बोल दी होती तो 21 महीने बच गए। 21 महीने थे, इंदिरा गांधी को गलतफहमी होगी, वो चुनाव जीतनी है, फिर दांत निकाल रहे हैं। आपके दांत तोड़ दिए जाते। मैं माफी चाहता हूं, मैं अच्छी बात नहीं कर रहा, मैं आपके दांत तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं चाहता हूं, परंतु मेरा सुन तो लो, अगर इतनी हंसी आप उससे में निकाल लेते तो दांत तोड़कर हाथ में पकड़ा दिए जाते। आपके कई लोगों के दांत तोड़कर हाथ में पकड़ा दिए गए। ऋषि शंकर ओके मैं एक मिनट, मेरा निवेदन है, एक मिनट आपका ये नहीं चाहता प्रभु आपको दीर्घायु दे, मैं नहीं चाहता, परंतु मैं उस समय की परिस्थिति बता रहा हूं। ओके मेरा निवेदन है, ऋषि शंकर जी गंभीर विषय है, और दूसरी बात आरपी सिंह जी थोड़ा सा जो है हम निजी हमले, अब मैं समझ रहा हूं आपको खराब लग रहा है ऋषि शंकर जी अब इस विषय पर हंस रहे, थोड़ा सा हम गंभीरता से, क्योंकि वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। और मैं एक मिनट अजनिवेश जी आ रहा हूं आपके, डॉक्टर उदित राज नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको जानकारी दे दूं, डॉक्टर उदित राज कह रहे थे कि महंगाई और बेरोजगारी और ये सब बात कर रहे थे, और कह रहे थे कि पूरा देश बेच दिया। जब इमरजेंसी लगी देश में 29% महंगाई दर थी, 29%। आज देश में 3 से 4% महंगाई दर है। कल्पना कीजिए उस वक्त 29% महंगाई दर थी, उसको लेकर के आज जो है क्या कहेंगे आप? और उस वक्त जो जीडीपी थी, भारत की ग्रोथ रेट था, वो 1% था। 29% महंगाई दर, 1% जो है ग्रोथ का दर, और आज 8%, 7% ग्रोथ रेट है और 4% महंगाई की दर है। तब विपक्ष कहता है कि देश की हालत खराब है। ये सब जो आंकड़े जो हैं आपके साथ जो जगलिंग करते हैं, इसको देश को समझना चाहिए कि किस तरह से देश की आंखों में धूल झोंका जाता है। अजनिवेश जी बोलिए। अशोक जी, जिन आंकड़ों के आधार पे ये बात करते हैं ना, उन आंकड़ों के हिसाब से हैप्पी इंडेक्स हो, भुखमरी इंडेक्स हो, उसमें पाकिस्तान से भारत बहुत नीचे है। और पाकिस्तान में क्या हालत है, वहां पे आटे की बोरियों के आटा लेने के लिए वहां लोगों की मौतें हो रही हैं। लेकिन उन आंकड़ों के हिसाब से, जो आंकड़े ये लोग देते हैं ना विपक्षी, उन आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तान की स्थिति बहुत अच्छी, उनकी क्या सत्यता की जाए। बात एक, पहली बात। दूसरी बात, मणिपुर की हिंसा पर ऋषि जी बोल रहे हैं, कल अभी आए हैं रात को प्रधानमंत्री, और आज सुबह मणिपुर की हिंसा पर उन्होंने पूरी रिपोर्ट ली है। लेकिन आप एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री तो राजीव गांधी भी थे जब 1984 में दिल्ली और अनेक शहरों में लगातार सार्वजनिक रूप से सिखों का नरसंहार किया गया। एक गोली तक नहीं चली, गोली क्या, लाठी तक नहीं चली। तमाम दुकानें लूट ली गई, सिख महिलाओं के साथ जो बदतमीजी की गई, हमने अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। एक व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। 35 साल बाद, इस सरकार के आने के बाद एसआईटी हुई, सज्जन कुमार जेल में गए, वरना तो ये सब मिनिस्टर बने होते थे जिनके ऊपर आरोप थे, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। आज भी तिलक विहार में रह रहे हैं वो बच्चे जिन्होंने भोगा 1984। आपको मणिपुर की हिंसा की बात मालूम है, और मुझे भी लगता है कि मणिपुर की हिंसा की बात होनी चाहिए। वहां जितने मंदिर तोड़े गए उस पर बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन तब तक कोई विपक्ष नहीं बोला था, विपक्ष को अब याद आई है। ओके, तो कोई बात नहीं, वो भी हिंसा रुकेगी। प्रधानमंत्री गए थे, 6 महीने पहले हो गया था तय। जो ये कह रहे थे ना कि हाँ मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री अमेरिका में, 6 महीने पहले प्रोग्राम तय हो जाता है विदेश का।
आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन क्यों इतनी इररिस्पॉन्सिबल वक्तव्य देते हैं? ये खुद भी नेता रहे, कभी ये तमाम लोग मंत्री रहे होंगे, इनको मालूम होगा कि कितने पहले बनता है प्रोग्राम अमेरिका का, वो भी स्टेट जर्नी थी, स्टेट उनकी विजिट थी। इस पर इस तरीके के बयान देने चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय इस तरीके के बयान देने की कोई सोच भी नहीं सकता था। सर, उसको कहते हैं इमरजेंसी। एग्जैक्टली वो भी बात है। दूसरी बात ऋषि शंकर जी, दूसरा एक और बड़ी बात यह है कि मान लीजिए, चलिए आज ऐसा होता है कि कई जगह पर स्टेट जो है पुलिस जो है करती है, चाहे मैं फिर कह रहा हूं यूपी हो, एमपी हो, या फिर गुजरात हो, या फिर वो छत्तीसगढ़ हो, सब जगह पर हर राज्य सरकार, तमिलनाडु में भी ऐसा होता है, राजस्थान में ऐसा होता है, पश्चिम बंगाल में तो जज साहिबा कह रही हैं, वो आज एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पश्चिम बंगाल में जज साहिबा कह रही हैं कि देखिए ममता दीदी आज कहती हैं डेमोक्रेसी नहीं है, उनकी जो है महुआ मोइत्रा कहती है डेमोक्रेसी नहीं है। आज जज साहिबा कह रही है कि आपके राज्य में महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं और आप क्या कर रहे हैं, ये वहां पे जज साहिबा कह रही हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन मेरा मूल सवाल यही है, मैं फिर कह रहा हूं कि देखिए इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन मूल बात यह है कि फिर मैं कह रहा हूं देश में विरोध करने का अधिकार आज सबको है, जो उस वक्त नहीं था। गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन उसके बाद लोग अदालत में जाते हैं। एक सो कॉल्ड फैक्ट चेकर का नाम लिया, उसकी गिरफ्तारी हुई, उसने एक भड़काऊ ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद उसकी जमानत हो गई। लेकिन वो दौर था इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाला आपातकाल का दौर था कि ना वकील, ना दलील, ना अपील। आप गिरफ्तार कर लिए गए तो आपके परिवार को भी नहीं पता चलेगा, और आपके वकील जो है नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं कर सकते कि मेरी गिरफ्तारी गलत है। तो आपातकाल तो वो था ना सर, ऋषि शंकर जी? जी बिल्कुल, जो समय की सरकार ने जो किया उसकी आलोचना होनी चाहिए, जो भी उन्होंने जो किया गलत किया। लेकिन मैंने जो तथ्य रखा, कम से कम अवस्थी जी ने इस डिबेट में माना कि मणिपुर में जो वर्तमान बीजेपी सरकार है हालात काबू करने में सफल नहीं है। अवस्थी जी ने आज दूसरी बात एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाए फिर आता हूँ। अवस्थी जी ने खुद कहा, रिवाइंड करके देखिए, कि वहां मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तो मंदिर को तोड़ा जा रहा है नहीं, वहां नहीं बोला था, मैंने ये भी बोला। ये सुन तो लीजिए एक एक करके। बोलिए ऋषि शंकर। अशोक श्रीवास्तव जी के डिबेट में ये कहा कि बीजेपी सरकार, वहां की जो बीजेपी की सरकार जो है मंदिर को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है। तो कम से कम अवस्थी जी ने माना कि लॉ एंड ऑर्डर वहां फेवर है। 1984 में भी बोला मैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है 6 महीने पहले फिक्स कर दी जाती है, तो प्रधानमंत्री यात्रा से पहले भी कम से कम एक बार मणिपुर का दौरा तो कर लेते। मणिपुर को दौरा करने से प्रधानमंत्री की सर मेरा आंतरिक सुरक्षा मंत्री, गृह मंत्री होते हैं, वो गए थे वहां पर। ओके मुझे लगता है सुनिए, मणिपुर में जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उस पर आप लोगों ने अपनी बात भी रखी। लेकिन मूल विषय मैं फिर कह रहा हूं, मूल विषय यही है कि भैया आपातकाल आज देश में नहीं है, ना देश में अघोषित आपातकाल है, क्योंकि आज सबको विरोध करने का, सरकार के खिलाफ बोलने का, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। आपातकाल देश ने सिर्फ 75 साल में एक बार देखा, और वो 1975 में देखा जब कांग्रेस का रूल था। और आरपी सिंह जी तो ये भी कह रहे हैं कि ये डीएनए में है कांग्रेस की। आरपी सिंह जी, मैं तो एग्जांपल दिया, मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं और बता रहा हूं किस प्रकार से राहुल जी डेमोक्रेसी के लिए चिंता करते हैं। आप कहते हैं उनकी डेमोक्रेसी, राहुल गांधी जी को कहां डेमोक्रेसी की बात करने के अधिकार है? जरा चेक कर लीजिए, 90 बार कांग्रेस की सरकार ने राज्य की सरकारें तोड़कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया, 90 बार। तो इनको तो अधिकार ही नहीं डेमोक्रेसी के बारे में बात करने का। इमरजेंसी लगाई, फिर मैंने कहा पोस्टल बिल लाने की कोशिश करी राजीव गांधी ने, उसका अखबार पूरा इंडियन एक्सप्रेस बंद कर दिया, क्लैम्प डाउन कर दिया वहां पर, और उसको छपने नहीं दिया। तो आपका कैसा व्यवहार है सबको जानकारी है, परंतु विषय यह है कि आज सही महीने में अमृतकाल है, जो अभी आपको डेटा अभी अशोक जी ने बताया किस प्रकार से पिछले 7 साल से हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है दुनिया की, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 76 साल में पहली बार हो रहा है। दुनिया सारी हमारी तरफ देख रही है। कहीं कहीं छुटपुट चीजें होती हैं, परंतु उस पर कहीं ढक नहीं रहे, उस पर सब पार्टियों को साथ लेकर उसकी चिंता की जा रही है। वैसा नहीं हो रहा जब कह दिया गया था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वो सही मैंने में सोच थी, वो आपातकाल वाली सोच थी, मैंने मार दिए तो मार दिए। वह सोच थी, जब जीबीएस सिद्धू की किताब पढ़ लीजिए, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं, जीबीएस सिद्धू की किताब पढ़ लीजिए, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, उससे स्पष्टता से कहा जो 84 में हुआ वो राजीव गांधी का षड्यंत्र था, उन्होंने सोच समझकर वह किया।
वो मैं जो वापस बात कह रहा हूं, ओके। ये सोच परिलक्षित होती थी गांधी परिवार, ये जो गांधी तो नहीं कर रही, गैंडी परिवार में। ओके ओके, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है ऋषि जी ने 30 सेकंड में। देखिए आरती सिंह जी, देश का अपमान तब भी होता है जब वर्तमान केंद्रीय मंत्री जो देश का प्रथम हत्यारा है नाथूराम गोडसे को देशभक्त और देशपुत्र कहता है। किसने कहा? आप कहां से चंदू खाने लेकर आते हैं? सुनिए, कहां से चंदू खाने लेकर आते हैं? आप चंदू खाने लेकर आते हैं? फिर विषयांतर कर रहे हैं। एक मिनट, हम फिर चंदू खाने लेकर आते हैं। ओके, हम फिर विषयांतर में जा रहे हैं। देखिए, देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा, देश के लिए वो सब एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरा मूल मुद्दा यह था, नई पीढ़ी को मालूम होना चाहिए कि ये जो अघोषित आपातकाल का कुछ लोग पत्रकार, बुद्धिजीवी, विपक्ष के कुछ नेता फैशनेबल एक उन्होंने जुमला बना रखा है कि देश में अघोषित आपातकाल है। उनको समझना चाहिए कि रोज आए दिन प्रधानमंत्री को गाली देना, विरोध करना, उसके बाद अघोषित आपातकाल कैसे? देश में आपातकाल 75 में लगा था, कांग्रेस ने लगाया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था। जब इंदिरा गांधी का विरोध करने पर लोगों को जेल में ठूस दिया जाता था, विपक्ष की कोई आवाज जो है सड़क पर नहीं थी। इस अंतर को समझना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तीनों मेहमानों का, आप तीनों का, और उदित राज जी का भी शुक्रिया, वो आए और चले गए, लेकिन आज तर्क के साथ अपनी बात रखते तो अच्छा लगता। लेकिन आज दो टुक में इतना ही। नमस्कार।